गालिब में और बुल्ले शाह में 1000 साल का फ़र्क है उनकी दोनों के ऐद में। वो कहता है चल बुलिया उठे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी ज़ात पछाड़े ना कोई सानू बनने। मैं एक आलम के पास मुलाजमत करता था और उस आलम के पास सारे शहर के उलमा आते थे ताशकंद में, तो मैंने जो कुछ सीखा है उन्हीं लोगों से सीखा है। ड्रामा ना तो कॉमेडी होता है ना ट्रेजेडी होता है। ड्रामा जो है वो एक रियल लाइफ होती है उसमें, और उसमें ज़िंदगी के हवाले से ट्रेजेडी भी आती है और कॉमेडी भी आती है। तो मेरे लिखने का कोई वक्त वगैरह हो सकता है, मैं कभी कभार मेरे सोते हुए मैं उठ जाता हूँ और मैं लिखना शुरू कर देता हूँ रात के 2 बजे। मैं सोचता हूँ कि इस वक्त जो मेरी चीज़ में देन नहीं हो सकता सुबह तक ये निकल जाए देन से। कराची जाने का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि स्टूडियो में मुझे बहुत सारे ऐसे मेहमान मिले जिनसे शायद मैं वैसे ना मिलती। हमीद कश्मीरी भी उन्हीं में से एक थे। बहुत बड़ा नाम ड्रामे में, उन्होंने पीटीवी कराची के लिए बहुत खूबसूरत ड्रामे लिखे। आइए उनसे मिलते हैं, हमीद कश्मीरी। कश्मीरी साहब, मरी से, छोटे से एक गांव से शहर तक आना बहुत लंबा सफ़र है। जी हाँ। क्यों? बात यह है कि हर वो आदमी जिसके अंदर कोई अर्ज है कुछ बनने की, कुछ करने की, तो अपने खोल से बाहर निकलना चाहता है। मैं भी मरी से इसी ख्याल के साथ आया था कि मेरा फ्यूचर शायद मुझे मरी में दिखाई नहीं देता था कि पहाड़ों की इतनी बुलंद कामत जो है वो शायद मुझे अपने पस्त कामत होने का ज़्यादा शिद्दत से एहसास दिला रही थी। वहाँ मेरी ज़िंदगी जो गुजरी है तो एक आम अदीबों की तरह नहीं कि जिसने किताबों की अलमारियों में आँख खोली हो। हाँ, मेरी ज़िंदगी ज़रा मुख्तलिफ थी। मैं एक गांव का आदमी था, एक मेहनत कश बचपन से खेती बाड़ी करना, जंगल से लकड़ियाँ लाना, डोर डंगर चराना और सारे काम मैं अब तो मेरे हाथ में थोड़ा भी था, दराती भी थी, कुदाल भी थी। वो स्कूल में मैंने एक अरबी की नज़म पढ़ी थी कि अना फ़ी सुबह तलमीज़म व बाद ज़ोहर नजारू फली कलम व किरतासम व इज़मीलम व मिन शारू, कि मैं सुबह के वक्त तालिब इल्म होता हूँ और शाम के वक्त कारपेंटर बन जाता हूँ। बढ़ई फली यानी मेरा सामान, कलम व किरतासम कलम, कागज़, तेशा, आरी, ये सारी तो ये चीज़ें लिटरली मेरा सामान थी। और ये सारा ये औजार मैंने छोड़ के फिर जो कराची जब आया तो मैंने फिर आके जो अपना हथियार, तो ये कलम का हथियार जो था मेरा, ये मैंने आके यहाँ पकड़ा। तो आज भी मैं इस कलम का मज़दूर हूँ और मैं इस कलम ने मुझे कराची में आके एक इज़्ज़त दी है, एक नाम दिया है, बिल्कुल, और बेशक एक मकाम दी है, और फिर मुझे सिखाया है लफ्ज़ की आबरू। मैं हर जो लफ्ज़ लिखता हूँ और हर लफ्ज़ के बाद मेरा ऐसा लगता है कि मुझे एक ज़मीर का एक पहरेदार मेरे सामने खड़ा होता है कि सोच समझ के लिखना। तो इस ख्याल से मैं आया था मरी से। जैसे और देखा होगा आपने फिल्मों में नौजवान गांव से आते हैं अपना मुकद्दर बनाने के लिए शहर की तरफ, तो मैं भी इसी तरह अपना मुकद्दर बनाने के लिए शहर की तरफ आया था। और मुझे मालूम था कि मैं कोई बड़ा काम अगर मैंने किया है तो मैं बड़े शहर में जाके। ये किस वक्त हमीद कश्मीरी को एहसास हुआ उस गांव में कि कलम मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है? मुझे ये शुरू से एहसास था कि मेरे अंदर कोई चीज़ है जो बाहर आना चाहती है, लेकिन अगर मैं किसी बहुत बड़े अदीब, दानिश्वर, आलम फाजल का बेटा होता तो शायद मैं शुरू में ही ये तहैया कर लेता है कि मुझे एक कलमकार बनना है। जी। मेरे वालिद साहब एक बहुत ही दाना आदमी थे, लेकिन वो उम्मी थे। हमारे घर में सिवाय किताब मुक़द्दस की और कोई किताब नहीं थी। मेरे दादा जो थे वो वली अल्लाह थे, उन फवाने शबाब में वो तारिक दुनिया होकर बैठ गए थे। तो लिहाजा ऐसे हालात में मेरे वालिद साहब जो थे वो परदेश में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए गए हुए थे। तो मुझे वो कराची आके छोड़ गए थे इस ख्याल से कि मैं शायद अपनी तकदीर यहाँ पर ख़ुद बना लूँगा। मैं सोचता था कभी कि मुझे क्या बनना है, क्योंकि मेरे दस्तगिरी, मेरा हाथ पकड़ के मेरी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं था जो मुझे उंगली पकड़ के चलाए और कहे कि तुमने ये करना है। सही। मैंने यहाँ के, मैं अगर आप गिनवाऊँ तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त हो जाती है, तवील,
कि मैंने क्या क्या काम इस शहर में किए, लेकिन मेरी तशफ़ी किसी जगह भी नहीं हुई। मैंने एक कपड़ा बेचा, मैंने टेलरिंग की शॉप में काम किया, मैंने इंश्योरेंस का काम किया, मैंने डाकखाने में 3 साल तक क्लर्की की, लेकिन हर जगह ऐसा लगता था कि मेरे पाँव में चक्कर है, कहीं मुझे सेटिस्फेक्शन मुझे अंदर से नहीं मिलती थी। फिर जब मैंने किताबों की एक छोटी सी दुकान लगाई तो मैंने देखा कि ये एक ऐसा कुआं है जहाँ हर प्यासा पानी की तलाश में अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ आता है, और मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे इस कुएं पे बैठे रहना चाहिए। फिर वो ऐसा कुआं था, ऐसी एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी बन गया वो बुक स्टॉल। आज जब लोग जिक्र करते हैं किसी किताबों की दुकान का, तो उस छोटी सी किताबों की दुकान का जिसे कहते हैं कि एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी थी। मुझे ये देखकर खुशी होती थी कि वहाँ फैज साहब भी आए, वहाँ राशिद साहब भी आए, वहाँ शाह भी आते थे, आली भी आते थे, पीर सामउद्दीन राशिदी भी आते थे। कोई शख्स ऐसा नहीं है, कोई लिखने पढ़ने वाला आदमी जो उस दुकान पे कभी न कभी किसी न किसी वक्त वो मेरी तलाश में नहीं आते थे, वो उस कुएं की तलाश में आते थे। तो मैं भी उनसे फैज़ याब होता था, और यूँ मेरे अंदर से मुझे पता चला कि नहीं, ये जो कलम है ये मेरा सही मैदान है और मेरा सही हथियार। हो सकता है मैंने कई दफ़ा सोचा कि मैं कोई म्यूजिशियन बन जाऊँ, कई दफ़ा मैंने रंग भी खरीदे, मैं छत पे, मुझे पता नहीं था कि जैसे ज़मीन के अंदर आप एक कोई चीज़ है, मादनियात मालूम नहीं है, कोयला है, सोना है, पानी है, तेल है, क्या है, उसमें ड्रिलिंग करने की ज़रूरत होती है। तो मैंने जब ड्रिलिंग की तो उसमें से लफ्ज़ निकले। हाँ। कलम से कमाया, कलम से क्या ये सच है? कमाया। खुदा का शुक्र है कि मुझे दौलत की तलाश कभी भी नहीं रही। अगर मुझे दौलत की तलाश होती तो मैं समझता हूँ कि मैं इस हसूल ज़र की अगर मेरे अंदर हवस होती तो मैं इस मुल्क का सबसे ज़्यादा बड़ा सरमायादार होता। मैंने वो मेरे ये सरमाया मेरा जो था, ये कलम, मैंने इतना कमाया कि मेरी ज़रूरतें पूरी हो सकें। लेकिन इस कलम के साथ जो मैंने और बहुत सारी बातें सीखी हैं, वो मैंने ये सीखा कि इंसान के पास जो सबसे बड़ी दौलत है वो कनात की दौलत है, और जिससे ये दौलत मिल जाए उसे फिर किसी दौलत की तलाश नहीं रहती। मैं एक काने और एक साबर के हिस्से में ज़िंदगी गुजारी है और बड़ा खुश और बड़ा मुतमईन रहा हूँ। खुदा का शुक्र है, मेरी सारी जो ख्वाहिशें की कि मेरी बेटियाँ हैं 3 कि बहुत अच्छी जगह भी आई जाएँ, खुदा का शुक्र है कि बहुत अच्छी जगह भी आएगी। बेटा है, उसकी भी ख्वाहिश है मेरी कि बहुत अच्छी जगह भी आ जाए, वो भी हो जाएगा। तो मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश, मैंने बड़ी ख्वाहिश की ही नहीं कि मैं आसमान से चांद तारे तोड़ के लाऊं, नहीं, ऐसा नहीं मैंने सोचा। तो बस ये खुदा का शुक्र है कि ये इज़्ज़त के साथ अल्लाह ताला से ही दुआ करता हूँ। मुझसे एक दफ़ा आपके टेलीविज़न की एक बड़ी अथॉरिटी, उन्होंने मुझसे कहा था कि यार हमीद, एक बात बताओ कि अगर इतने बरस तक किसी कुएं में डोल डाला जाए तो वहाँ से गारा निकलना शुरू हो जाता है, और तुम अभी तक, मैं 1000 से ज़्यादा ड्रामे लिख चुका हूँ और 15-16 किताबें भी, नावल, अफसाने, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तुम्हारे जो तख्लीकी कुआं है इसमें से साफ़ पानी आ रहा है। तो मैंने कहा मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जब तक ज़िंदा हूँ, जब तक लिख रहा हूँ, इस कुएं में से गारा ना आए, साफ़ पानी आता। साफ़ पानी आता। ये आपने भी अपना जो हमने आपसे एक परफॉर्मा भराया है उसमें लिखा आपने, अजनबी मेरे अंदर छुपा हुआ है। कौन सा अजनबी है? बड़ा मुश्किल है। एक हमजाद आपके साथ रहता है जी, कुछ पता नहीं होता है। वो गालिब नहीं कहा था कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। वो भी उसके अंदर भी एक अजनबी था। और गालिब जो है वो मेरे गायबाना यूँ समझ दीजिए कि एक मेरा मुर्शिद, मेरा उस्ताद जो है वो गालिब था। मैंने उससे और बुल्ले शाह से, ये 2, इनमें बड़ी मुमासलत मुझे नज़र आई। वो कहता है बुल्ले कि 5 गालिब में और बुल्ले शाह में 1000 साल का फ़र्क है उनके दोनों के ऐद में। वो कहता है चल बुलिया उठे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी ज़ात पछाड़े ना कोई सानू बनने। क्या बात। गालिब कहते हैं रहिए अब ऐसी जगह चल कर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना और हम सफा कोई ना हो। अब हम वास्ते देखें सोच की, तो वो भी एक अजनबी उनके अंदर भी था। मैं भी अपने अंदर एक ऐसे अजनबी महसूस कर रहा हूँ जो क्या चाहता है, वो बाहर नहीं आना चाहता है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि हर वो आदमी जो मुतलाशी हो किसी चीज़ का, उसके अंदर एक अजनबी मौजूद रहता है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी एक तख्लीकी आदमी जो है उसकी तलाश कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जिस दिन तलाश उसकी ख़त्म हो जाएगी वो खुद ख़त्म हो जाएगा, मुक जाएगा वो खुद उसे। इतने लोग आपके स्टॉल पे, आपकी दुकान पे, छोटी सी दुकान पे आते थे, मिलते थे, बात करते थे, ज़ाहिर है बड़े बड़े नाम आपने लिए, बहुत बड़े, गुफ्तगू भी करते थे आपसे। क्या सीखा आपने? मेरा ख्याल है कि
मैं आपको बताऊं कि जी। मेरे नज़दीक इल्म सीखने के दो तीन ज़राए हैं। एक किताबी है जो आदमी किताब से सीखता है, एक आदमी का खुद तजर्बा और मुशाहिदा है, और तीसरा जो है वो मजलिसी इल्म है। सोहबत है। मैंने इस मजलिसी इल्म से ये सीखा कि मैंने हर आदमी से, हर बड़े आदमी से कोई ना कोई अच्छी बात ज़रूर सीखी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक नाम बताऊं कि पीर हसामुद्दीन राश्दी वो आदमी थे कि जो हर रोज़ उस स्टॉल पे आते थे। मैंने एक दफ़ा उनसे कहा कि पीर साहब आप 3 दिन से नहीं आए हैं, कहाँ थे आप? तो कहने लगे भाई अगर मैं 3 दिन से नहीं आए तो कोई वजह हो गई, अगर मैं तुम्हारे पास ना आऊँ तो समझ लो या तो मैं इस शहर में नहीं हूँ या इस दुनिया में नहीं हूँ। तो कुछ लोग ऐसे थे जो पाबंदी से आने वाले थे। मिसाल के तौर पर मजीद मलिक साहब, ये दोनों उनके साथ आया करते थे, पीर साहब और मलिक साहब दोनों। तो आखिरी 15 साल मलिक साहब ने मेरे साथ गुजारे हैं। हम शाम की चाय इकट्ठे पिया करते थे, मैं, पीर साहब और मलिक साहब, वहीं उसी रेस्टोरेंट में। वाले, जी हाँ, रेस्टोरेंट में। तो मजीद मलिक साहब बिल वो अदा किया करते थे। एक दिन मैंने बिल पे हाथ रखा तो उन्होंने मुझे डांट दिया कि आपको आदाब महफिल, देखिए सीखने की बात आपने की कि आपको आदाब महफिल में नहीं आते, कि आप कि बड़ों के सामने छोटे अदायगी नहीं करते। तो मैंने हाथ हटा दिया। तो मैंने कहा कि मलिक साहब आप देंगे बिल, लेकिन मैं आपकी सूडो फिलासफी को नहीं मानता कि सिर्फ छोटे। मैंने कहा मुझे आप ये बताइए कि अगर बड़ा तहीज है वो और छोटे के पास पैसे हों तो फिर क्या होगा? तो आप देखिए कि ऐसा सवाल था, बेसाख्ता सवाल, इसका जवाब हर आदमी दे सकता है। तो मजीद मलिक साहब ने कहा तो ऐसे में बड़ा छोटे को हुक्म देगा कि तुम पैसे पेमेंट करो, हैं कि तुम पैसे दो। याद ही आदाब देखिए, दर्जे बदल का कि तुम पैसे हुक्म देगा। तो ये मैंने सीखा है उनसे। तो मैं, आप जब कोई छोटा बैठा होता है तो मैं उससे कहता हूँ कि मैं हुक्म दूंगा तुम्हें तो फिर तुम अदा करना पेमेंट। तो ये आपने बात की कि क्या सीखा, तो मैंने हर शख्स से कुछ न कुछ सीखा है। क्या बात है। तो और ये मैं समझता हूँ कि सबसे जो एक बहुत बड़ा दानिश्वर था रूसी सदरुद्दीन ऐनी, उसकी कभी स्कूलिंग नहीं हुई थी और उसको बाद में ताशकंद का और एजुकेशन डायरेक्टर बना दिया गया था। 6 किताबों पर उसने अपनी सवानें लिखी है और उसने ये लिखा कि मैं स्कूल कभी गया ही नहीं हूँ। मैं एक आलम के पास मुलाजमत करता था और उस आलम के पास सारे शहर के उलमा आते थे ताशकंद में। तो मैंने जो कुछ सीखा है उन्हीं लोगों से सीखा है। तो मैं समझता हूँ कि जो उस मेरे बुक स्टार की जो बात करती है ना, तो मैं तरस जाता था उन लोगों को कि ये कितने बड़े बड़े लोग हैं, ये खुद यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो यूनिवर्सिटी से चल के आते हैं, ये खुद यूनिवर्सिटियाँ हैं और आके मेरे पास बैठते थे। तो मैं ऐसा लगता था कि फ्रेश होके ताज़ा होके मैं घर जाता था। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। कश्मीरी साहब, टेलीविज़न पे आपने लातादाद ड्रामे लिखे, टेलीविज़न से आपका राब्ता कैसे हो गया? और टेलीविज़न से रब्ता ऐसा हो गया कि जब टेलीविज़न हमारे वजूद में आया कराची के अंदर 67 में, तो उस पहला ड्रामा जो था वो पहली कहानी मुझसे कमर आफ्ताब ने कहानी मांगी राइटर्स गिल्ड के हवाले से कि भाई जो अफसाना निगार हैं यहाँ, उनके अफसाने हम ड्रामेटाइज़ करना चाहते हैं। तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि अपनी कहानी दे दें। तो मैंने उनसे कहा कि कहानी मुझसे न लें, आप मुझसे ड्रामा ले लें, मैं आपको ड्रामेटाइज़ करके दूँगा। और मैं उस वक्त मुझे तकरीबन कुछ नहीं तो बिला मुबारका दर्जनों टेली प्ले में पढ़ चुका था, दर्जनों में फिल्म स्क्रीन प्ले पढ़ चुका था। मुझे मालूम था कि कभी ना कभी यहाँ भी एक आएगा टेलीविज़न रास्ता, और मैं उस पूरी टेक्निक से वाकिफ था। तो क्योंकि मैं जब एक फिल्म का स्क्रीन पे पढ़ने के बाद फिल्म देखता था, मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो उसके मयार के मुताबिक फिल्म नहीं बनती थी। तो मैं जानता था कि टेक्निक, कैमरा टेक्निक क्या है, तो किस तरह मैं इतना भी मैंने लोगों से कहा कि मैं आपको, अगर आप एक 50 मिनट का प्ले आपको चाहिए तो मैं 50 मिनट के शॉर्ट डिवीज़न करके दे सकता हूँ। तो वो कहने लगे कि नहीं आप कहानी दे दें, ये टेक्निकल काम है। मैंने उससे कहा कि आपके पास टेक्नीशियन आपके पास कहाँ से हैं जो ये काम करेंगे? उनका ख्याल था कि जो रेडियो के जो लोग हैं वो लिख लेंगे। तो बाद में पता चला कि रेडियो का अलग फील्ड है। तो वो एक कहानी मेरी उन्होंने की, वो मुझे मज़ा नहीं आया। अच्छी हो गई लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आया। तो फिर ज़हीर भट्टी ने मेरा पहला ड्रामा रागुदर जब किया तो मुझे हैरत हुई देख कर कि रागुदर जब आने आया तो दूसरे दिन महमूद अली मेरे पास आए और कहने लगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन को
मैं स्टेज ड्रामे का पिलर समझता हूँ कि अगर आप उसको निकाल दें तो स्टेज आपका नीचे आ जाएगा। तो वो आए और कहने लगे जी कि ख्वाजा साहब ने भेजा है कि हमीद मियाँ को मुबारकबाद देना हो मेरी तरफ से, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं खुद आऊँगा। अच्छा, ख्वाजा साहब से मेरी कोई याद अल्लाह नहीं थी। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि जिस शख्स को मैं जानता नहीं हूँ ज़ाती तौर पर, मैंने कहा ये शायद महमूद अली अपनी तरफ से कह रहे हैं ख्वाजा साहब, कहाँ मैं कहाँ ख्वाजा साहब। तो तीसरे दिन ख्वाजा साहब आए और मुझे गले लगाया और इधर से प्यार उधर से प्यार। मियाँ सुभान अल्लाह, क्या बात है कि क्या ड्रामा लिख दिया तुमने, और ऐसा करो भाई हमारे साथ आ जाएं आप। और मैंने शुरू कर रखा है जुगी में जॉनसन। अब 3 ड्रामे गए हुए थे और वो 3 साल से मुकम्मल नहीं हो रहा है, और अगर आप मिल जाएं मेरे साथ तो मैं और आप मिलकर उससे मुझ पर एक शिवरिंग तारी होगी। मैं एक अजीब तरह का एहसास मुझे हुआ कि एक आदमी जिससे मैं इतना सख्त मुतसर हूँ, मैं जिससे एक जॉइंट समझता हूँ, वो मुझसे कहता है कि मेरे साथ मिलकर ड्रामा लिखो। मैंने बेसाख्ता जो उनसे कहा, मैंने ख्वाजा साहब मैंने तो ये पहला ड्रामा लिखा है, आपने क्या देखा है इसके अंदर? कहने लगा मियाँ चावलों के 1-2 दाने ऊपर से देखे जाते हैं, देख नहीं। तो अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने ख्वाजा साहब, मैंने को पता नहीं क्या बात कॉम्प्लेक्स की वजह से ये कह लें आप, बेशक मैंने इनकार कर दिया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर शायद मैंने ख्वाजा साहब का साथ दिया होता तो वो स्टेज ख्वाजा साहब का जो डूब गया है, वो शायद मैं कोशिश करता हूँ उसे डूबने से बचाने की। लेकिन वो जो तरागुज़र जो मेरा ड्रामा हुआ, तो उसके बाद फिर समझ लीजिए कि तू चल और मैं, फिर टीवी वालों ने मुझे फुर्सत नहीं दी, आज तक ड्रामे चले आ रहे हैं। आपके ड्रामों का मरकज़ी ख्याल आपका अपना होता है? बिल्कुल अपना होता है। मैंने किरदार भी अपने होते हैं? किरदार मेरे अपने होते हैं और यहीं चलते फिरते होते हैं? चलते फिरते होते हैं। मैं दुबई के नहीं होते, दुबई के नहीं होते, वलायत के नहीं बिल्कुल नहीं। मैं उसको बिलीव, डॉक्यूमेंट्री पे तो मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ। वो जो अगर आप बात से जो डॉक्यूमेंट्री बना के रहते हैं उस पर तो मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ। मैं जब ड्रामा मुझे लिखना पड़ता है तो मैं अपनी सराउंडिंग में देखता हूँ, अपने इतराफ़ देखता हूँ। मैंने जब काफ़िया जब मेरा सीरियल चला था तो मुझे उससे देखने के बाद एक साहब ने राय दी थी कि हमीद साहब आपका काफ़िया उस देखने के बाद ऐसा लगता है कि अगर कहीं 15 आदमी मैं देखता हूँ तो वो मुझे 15 कहानियाँ और 15 ड्रामे मालूम होते हैं। मैंने कहा जी मुझे जो उस वक्त 12 करोड़ थे, मैंने कहा मुझे तो इस मुल्क में 12 करोड़ कहानियाँ और 12 करोड़ ड्रामे नजर आ रहे हैं। मैं तो हर आदमी पे एक कहानी और हर आदमी पे एक ड्रामा लिख सकता हूँ। तो इसलिए मुझे किसी किताबों की अलमारी की तरफ जाने की कभी ज़रूरत नहीं पेश आई कि मैं अपने मसाइल जो है वो अपने दुख दर्द पे वो वहीं से लेता हूँ। आपने औरतों पे बहुत लिखा है, बच्चों पे लिखा है, इन दोनों पे बहुत मैंने आमतौर से लोग कहते हैं कि फीमेल ओरिएंटेड स्टोरीज मैंने ज़्यादा लिखी हैं, ड्रामे भी। जैसे रंग हिना मैंने पूरा सीरियल किया था औरतों के मसाइल को। बात ये नहीं थी कि मैं को औरतों में अपने आप को स्पेशलाइज करना चाहता था, बात ये थी कि मैंने हमेशा सप्रेस्ड क्लास जो है उस पर लिखा है। तो उसमें जब मैं देखता हूँ कि औरत हमारे यहाँ ज़्यादा कुचली हुई है, ज़्यादा पिसी हुई है, क्योंकि मर्द की सोसाइटी, मैन सोसाइटी जिसे कहते हैं, तो इस सोसाइटी के अंदर मर्द जो है वो डोमिनेट करता है। मिसाल के तौर पर मैं ये महसूस किया कि अगर बेटा जो है, बच्चा जो है वो मर्द और औरत दोनों का मसावी बच्चा है, लेकिन जब वो रात को सोता है तो मर्द उसे आवाज़ दे कहता है कि चुप करा रही तो मैं उठा के खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। तो अब ये मुझे एक एहसास है भाई कि बच्चा तो उसका भी है और काम तो औरत के करने के, लेकिन चुप तो वो भी करा सकता है। तो ये एक मुझे महसूस हुआ हमेशा से कि मर्द जो है वो, ये नहीं मैं समझता हूँ कि औरत जो है वो बहुत अच्छी है और मर्द जो है वो बहुत ख़राब है। नहीं, सोसाइटी में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, औरतें भी कसूरवार हैं, मर्द भी कसूरवार हैं। लेकिन मैंने महसूस किया कि औरत सप्रेस्ड है हमारी सोसाइटी में, और इस वजह से मैंने औरत को जो है वो मौजूद ज़्यादा बनाया। बच्चों को भी मैंने बहुत मौजूद, मैंने बच्चों के ऊपर, जैसे किशकोल आप देखें कि वो एक बच्चे की कहानी है, जैसे घर के चिराग में मैंने बच्चों को वो लिखे। तो बच्चों के ऊपर मैंने बच्चे के लिए नहीं लिखा कुछ कि ये बच्चों के ड्रामे लिखूं, लेकिन बच्चों के मसाइल, जी हाँ जी, बच्चों के मसाइल पे। औरत की बात हो रही थी, तो औरत की साइकी आप समझते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मुश्किल काम होता है, मसला अपनी जगह है, लेकिन किरदार तो औरत है। बताऊँ कि लोग आमतौर से कहते हैं कि औरत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मर्द को भी समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, दरअसल बुनियादी तौर पर इंसान को समझना बहुत मुश्किल है, आदमी को समझना बहुत मुश्किल है, उसमें चाहे मर्द हो या चाहे औरत हो। मैंने मेरी ज़िंदगी में अगर मैं समझता हूँ कि जब भी किसी औरत से कोई साबका पढ़ा तो मैंने उसको मुख्तलिफ पाया, समझने की कोशिश की तो मैंने उसको मुख्तलिफ पाया, किसी मर्द को समझने की कोशिश की तो उसको पहले से मुख्तलिफ पाया। तो इसी तरीके से मर्द को भी समझना मुश्किल है और औरत को भी समझना मुश्किल है।
और मर्द यहाँ भी थोड़ी सी डंडी मार जाता है जब वो कहता है कि औरत को समझना बहुत मुश्किल है, वो यहाँ भी एक थोड़ा सा अपना वो जो मर्दानापन है वो दिखा देते हैं। हाँ, संजीदा भी लिखे, कॉमेडी भी लिखे, कुछ कुछ लाइटर वेन में, जिसको हम कहते हैं ज़रा हल्का फुल्का सा। कौन सा ज़्यादा मुश्किल है, कौन सा अच्छा लगा, किस में मज़ा आया? तारीफ मैंने देखी है कि ड्रामा, जी, a play which is written to perform, written for actors to perform, a play which in general is serious, not comic. लेकिन ये के साथ उन्होंने लिखा कि सीरियस भी और कॉमिक भी नहीं, बट डजंट राइज टू ट्रेजेडी। ये भी नहीं कि वो ट्रेजेडी हो, ये भी नहीं कि, तो मेरा एक ड्रामा था खेत खेत हरियाली, तो उसमें खूब कॉमेडी थी और वो ड्रामा हर बार जो है वो फेस्टिवल में जाता था। तलत हुसैन उसमें किसान बने और शायद शाह तो वो ड्रामा देखने के बाद एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे मुझे एक कॉमेडी सीरियल लिखते। मैंने कहा मैं तो कॉमेडी लिखता ही नहीं हूँ। तो कहा नहीं, वो उसमें तो खेत खेत हरियाली में इतनी कॉमेडी आपने। मैंने कहा वो तो ज़िंदगी के हवाले से है, कॉमेडी भी है उसमें और ट्रेजेडी भी उसमें। मेरे साथ तौर पर नज़र आई है कि ड्रामा ना तो कॉमेडी होता है ना ट्रेजेडी होता है। ड्रामा जो है वो एक रियल लाइफ होती है उसमें, और उसमें ज़िंदगी के हवाले से ट्रेजेडी भी आती है और कॉमेडी भी आती है। मैंने खासकर कॉमेडी फॉर द सेक ऑफ कॉमेडी कभी नहीं लिखा और ट्रेजेडी फॉर द सेक ऑफ ट्रेजेडी मैंने कभी नहीं लिखा। ये बताएं, आपकी अफसाना निगारी कुछ पीछे रह गई? हाँ, है ना, अफसाना निगारी कुछ पीछे रह गई, लेकिन मेरे अंदर का अफसाना निगार मरा नहीं, उसको मैंने जिंदा रखा हुआ है। मैं साल में 1-2 अफसाने लिख लेता हूँ। फिर मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि मेरे जो ड्रामे हैं उनके अंदर भी अफसाने का एक टच जो है वो नज़र आए। बल्कि बाद वक्त मैं कोशिश करता हूँ कि एक छोटा सा जो एक सीन लिखता हूँ, सीन में भी एक छोटा सा अफसाना बना दूँ। तो मैंने अपने अफसाना निगार को कुछ तो इसके हवाले से, टेलीविज़न के ड्रामे के हवाले से जिंदा रखा हुआ है। कुछ है कि मेरी अब एक अफसानों की किताब और छप रही है, मैं लिखता रहता हूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ, मेरा यकीन कीजिए कि मेरा जी जो यही चाहता है कि मैं सिर्फ अफसाना लिखूँ बैठ के, लेकिन वो गालिब ने कहा था कि हमने माना के रहें दिल्ली में पर खाएंगे क्या। अब जब कलम को जरिए माश बना लिया है, तो अफसाना लिख के जब सादत हसन मंटो जिंदा नहीं रह सका तो मैं कैसे रह सकता। ये बताएं कि लिखते किस वक्त हैं, कब लिखते हैं, क्या रूटीन है आपकी? जब लिखने लगे तो रात को लिखा, दिन को लिखा, दरवाजे बंद कर दिया, कोई अंदर ना आए मैं लिख रहा हूँ? नहीं, अगर मैं उस तरह का हकीम अजमल खान के दीवान खाने का इंतज़ार करूँगा मुझे लिखने के लिए मुकम्मल यकसूई हासिल हो, जी, वो होती है, तो मैं नहीं लिख सकता हूँ। मैं क्योंकि मैं इतना लिखा है और मैं एक फ्लैट में रहता हूँ, और जब उस वक्त भी जब मेरे एक ह्यूज फैमिली थी और अब हम 2 मियाँ बीवी और एक बच्चा है, तो एक क्राउड रहता था मेरे आसपास। और मैं जब लिखता था तो मेरी वालदा भी, मेरे वालिद साहब भी मेरे साथ कहते थे, बेटे तुम इतने हुजूम में बैठ के कैसे लिखते हो? मैं उनसे कहता था जी क्योंकि मुझे लिखना है तो मैं जलसे में भी बैठ के लिख सकता हूँ। मैं अपने तरफ एक होल, इनविजिबल होल चढ़ा लेता था और मैं उस होल के अंदर बैठे था। मैं अपने आप को, सराउंडिंग जो कुछ भी मेरे आसपास हो रहा है, मैं उससे लाताल्लुक़ कर लेता था, क्योंकि मुझे लिखना है। और मुझे ये भी मालूम था कि वो यकसोई जो लिखने के लिए, यकीनन जो यकसोई होती है उसमें आदमी ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ लिख सकता है, लेकिन मैं उस यकसोई का इंतज़ार करते करते पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था। लिहाजा मैंने कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया लिखने का। मैं बाज़ औक़ात एकदम रात को मैं सोते में उठ जाता हूँ, बत्ती जलाता हूँ, कुछ 2 लाइनें लिखता हूँ। बीवी मेरी कहती है क्या हुआ? मैंने कहा कुछ चीज़ याद आ गई लिखने के लिए, वो मैं लिख लेता हूँ। तो मेरे लिखने का कोई वक्त मुकर्रर हो सकता है। मैं कभी कभार मेरे सोते हुए मैं उठ जाता हूँ और मैं लिखना शुरू कर देता हूँ रात के 2 बजे। मैं सोचता हूँ कि इस वक्त जो मेरी चीज़ में ज़हन नहीं है, हो सकता है सुबह तक ये निकल जाए ज़हन से। तो इसलिए मैंने अपने लिए कोई टाइम टेबल जो है वो लिखने का मुकर्रर नहीं करा। हर वक्त लिखता हूँ और किसी वक्त पे नहीं लिखता हूँ, ये बात है। आपके बारे में कुछ सुना है कि अगर आपकी जेब में 10 रुपये भी होंगे तो आप अपने दोस्त को 9 रुपये दे देंगे, या शायद 10 के 11 रुपये दे देंगे। बहुत, मैं इस बारे में कुछ नहीं, बहुत सख्ती जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। नहीं, ये खुद से ताई में आ जाती बात। ये बताएं, आज का मुझे तो मेरे जहन में आखिरी सवाल आ रहा है, कश्मीरी साहब इतना कुछ लिखा है, अभी और लिखने को है? जी, अभी और लिखने को कुछ है? बहुत कुछ है। मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी कम है, लिखने को बहुत ज़्यादा है। मुझे ये बात, इस बात का एहसास है कि
अपनी जो मेरी ज़िंदगी और ज़िंदगी की जो एक कहानी चली आ रही है, जो फिल्म, तो उसकी शायद ये आखिरी रील चल रही हो तो वो उसका मुझे है ये एहसास कि मैं और इतना नहीं लिख पाऊँगा जितना मैं लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैं लिखने को कभी मुबाद ख़त्म नहीं होता है। अब आप देखिए 42 साल की उम्र में सादत हसन मिंटो की डेथ हो गई थी, और इसकी 42 साल में जो कुछ वो लिख गया अमर हो गया वो। तो वो अगर इतना जी जाता जितना हम जिए हैं तो पता नहीं क्या कर देता, क्या नहीं होता। लेकिन ये कि मैं लिख रहा हूँ इसलिए कि मैं अभी तक अपने आप को दोहरा नहीं रहा हूँ अभी तक। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि साफ़ पानी आ रहा है, गारा नहीं आ रहा है, तो इसलिए जब तक गारा नहीं आए उस वक्त तक मैं लिखते रहना चाहता हूँ। और मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं आखिरी सांस तक सिर्फ एक सेहत, मुझे मेरी जिस्मानी सेहत की, मेरा एक कार्डियक प्रॉब्लम ऐसा है कि ये बाईपासेबल कंडीशन ही है, मेरी सारी नालियाँ बंद हैं, आर्टरीज सारी मेरी बंद है, लेकिन मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। मुझे ये मालूम है कि मैंने अपने हिस्से के सारे काम जो थे वो कर दिए, फ़र्ज़ भी अदा किए, जो मुझे करना चाहिए था वो किया, जो फ़राइज़ थे वो भी अदा किए, जो डायरेक्ट थे वो, जो इनडायरेक्ट थे वो, जो काम करना था वो भी किया। तो कोई नहीं, मरना सब ने चला, लेकिन ये कि इस सेहत, दिमागी सेहत के साथ मैं मरना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आखिरी लम्हे तक मेरी दिमागी सेहत बरकरार रहे और मेरे लफ्ज़ से ताज़गी की खुशबू आती रहे।